किसान साथियों, कई बार हम जिंक खाद डालते समय बहुत सारी गलती कर देते हैं। जिंक की पूर्ति अगर आप सही तरीके से सही समय पे नहीं करते हैं तो भी नुकसान होता है। हमें अच्छा पैदावार, हमारे पौधे में पीलापन हो जाता है। कई बार पौधे हमारे बौने रह जाते हैं, पीलापन आ जाता है, अच्छी सी ग्रोथ, अच्छे कल्ले का फुटाव नहीं हो पाता है। तो जिंक आपको कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में, कौन सा जिंक हमें इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी आता है। हम कौन सा जिंक डालें जो अच्छे से काम करे और किस तरीके से डालें जो अच्छे से काम करे। तो संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। पूरा वीडियो देखिएगा और जो भी आपके मन में सवाल हो, सुझाव हो, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि हमें जिंक डालते समय क्या गलती नहीं करना है। सबसे पहली गलती, हमेशा आपको जिंक का इस्तेमाल बुआई के समय कभी भी करना ही नहीं है। अगर आप बुआई के समय जिंक डालते हैं तो आपके पैसे की ही बर्बादी होती है। बुआई के समय आप कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद डालेंगे, चाहे आप जिस भी फसल की बुआई करें, चाहे आप गेहूं लगाएं, चाहे आप गन्ना लगाएं, चाहे आप धान लगाएं, चाहे आप मक्का लगाएं, कोई भी फसल हम लगाते हैं, हम बुआई के समय या रोपाई के समय, जिसमें रोपाई की जाती है उसमें रोपाई के समय हम कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद हम डालते ही डालते हैं। चाहे आपका डीएपी हो, चाहे एनपीके हो, चाहे हो एसएसपी, कंपलसरी होता है, हमें देना होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 3 खादें बुआई के समय हमें देना होता है। हम कई बार पोटास नहीं भी डालते हैं, कई बार हम यूरिया नहीं भी डालते हैं, लेकिन हम फास्फोरस किसी न किसी रूप में बुआई के समय देते हैं। क्योंकि फास्फोरस डालने का एक मेन रीज़न ये भी होता है कि अगर आप फास्फोरस बाद में इस्तेमाल करते हैं तो फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जहाँ पे डालते हैं वहीं पे स्थिर रह जाता है, ये ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है। तो इसलिए हमें बुआई के समय या रोपाई के समय इसका इस्तेमाल कर देना होता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम फास्फोरस वाली खाद डालते हैं तो जिंक नहीं डाल सकते हैं। लगभग हमारे 80% या 90% किसान साथी ये तो जानते ही होंगे कि हम जिंक का इस्तेमाल फास्फोरस के साथ क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे वीडियो बनाने का मकसद ऐसा ही होता है कि लगभग 100% किसान साथी जो भी 1-2% ना भी जानते हो, उन्हें समझ में आ सके कि हम जिंक का इस्तेमाल किसी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ क्यों नहीं कर सकते हैं। चाहे डीएपी हो, चाहे एनपीके हो, चाहे हो एसएसपी। यहाँ पे हम जिंक सल्फेट की बात करेंगे। अब ज़्यादातर किसान साथी या फिर 90-95% किसान साथी या तो 33% वाला जिंक सल्फेट इस्तेमाल करते हैं या फिर 21% वाला जिंक सल्फेट इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों खादें हमें फास्फोरस के साथ नहीं डालनी होती हैं। क्यों नहीं डालनी होती है? क्योंकि ये दोनों खादें, मतलब समझ लीजिए, आपस में दुश्मनी होती है। ये खादें मिलने के बाद रिएक्शन करती हैं। ये रिएक्शन इतना तगड़ा होता है कि आपके पौधे में जो ये तत्व होता है एक नया तत्व बन जाता है। इनके मिलाप से एक नया तत्व बन जाता है, वो होता है अघुलनशील रूप में। अब अघुलनशील का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। तो अघुलनशील का बहुत ही साधारण मतलब होता है घुलने वाला नहीं, मतलब ना घुलने वाला। जो चीज़ घुलने वाली नहीं होती है उसको हम अघुलनशील बोलते हैं। और हमारे पौधे उस किसी भी तत्व को ग्रहण ही नहीं कर पाते हैं जो अघुलनशील रूप में हो पाते हैं। जो घुलनशील रूप में होते हैं केवल उन्हीं तत्वों को हमारे पौधे ले पाते हैं, मतलब भोजन उन्हीं का बना पाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो जिंक और फास्फोरस एक साथ मिलता है तो एक नया तत्व बन जाता है जिंक फास्फेट। ये अघुलनशील होता है। तो इसलिए कभी भी हमें बुआई के समय जिंक नहीं डालनी है, चाहे कोई भी फसल हम लगाएं। अब बात आती है हमें डालना कब चाहिए। तो अगर आप मिट्टी में जिंक डालते हैं तो आपको जिंक का इस्तेमाल कम से कम बुआई के 20 दिन के बाद या फिर रोपाई के 20 दिन के बाद, या फिर जब भी आपने कोई फास्फोरस वाली खाद मिट्टी में इस्तेमाल किया है उसके 20 दिन के बाद ही हमें जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में करना चाहिए। एक डाउट तो यहाँ पे कंफर्म हो गया। दूसरा, अगर आप जिंक का चाहते हैं कि ज़्यादा लाभ आपके पौधे ले पाएँ तो इसका आपको मिट्टी में इस्तेमाल ही नहीं करना है, तब कैसे पूर्ति की जाए ये भी सवाल आता है। तो आपको इसका इस्तेमाल स्प्रे विधि से करना चाहिए। दोनों तरीके हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, 20 दिन के बाद आप मिट्टी में जिंक डाल सकते हैं। तो पहले पानी के आसपास जब आप यूरिया डालते हैं 40 से 45 किलो, तो उसी के साथ में आप 33% वाला जिंक सल्फेट 5 से 7 किलो, या फिर अगर आप 21% वाला डालते हैं तो 8 से 10 किलो जिंक सल्फेट आपको प्रयोग करना होता है। ये तो बात होगी मिट्टी में डालते हैं। तो अब सवाल आता है कि हम स्प्रे करते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए। स्प्रे करते हैं तो इसका ज़्यादा लाभ आपके पौधे को मिलता है, मिट्टी में डालने से कम ही लाभ मिलता है, इस बात का ध्यान रखिए। और स्प्रे विधि से डालते हैं तो आपके पैसे की भी बचत होती है। कैसे होती है, इसकी कम मात्रा ही आप उपयोग करते हैं। जैसे अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट स्प्रे विधि से डालते हैं तो एक बार में आपको 700 ग्राम या 750 ग्राम मात्रा डालनी होती है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है और इसका इस्तेमाल 2 बार करना है। तो पहले और दूसरे पानी पे एक बार आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप 21% वाला जिंक डालते हैं तो आपको 1 किलो मात्रा लेनी है। साथ में आपको कुछ ना कुछ मिलाना है, चाहे आप यूरिया 1 से 2 किलो मिला लीजिए, चाहे आप बुझे हुए चूने का पानी मिला लीजिए। सिंगल जिंक का छिड़काव आपको
कोई स्प्रे आपको नहीं करना है। तो अगर आप स्प्रे विधि से करते हैं तो आपकी मात्रा बहुत ही कम, यानी 1/3 से ज़्यादा मात्रा आपकी बच जाती है, जिससे आपके पैसे की भी बचत होती है। और ऐसा नहीं कि इसका लाभ कम मिलता है, स्प्रे विधि से डालते हैं तो मिट्टी में डालने से ज़्यादा ही लाभ आपके पौधे को मिलता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में हमने सही और सटीक जानकारी आपको दे दी। कोई सवाल हो कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।